नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। इसी के चलते राजनीतिक बयार भी अब पीलीभीत में बह रही है, जिसके चलते प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के आह्वान पर बूथ पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन शहर विधानसभा में बूथ स्तर पर किया जाएगा, जिससे युवाओं को पार्टी की नीतियों से रूबरू करवाकर मतदान हेतु जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा नए मतदाता भी बनाए जाएंगे। 127 शहर विधानसभा पीलीभीत में कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के प्रत्याशी शोएब खान द्वारा किया जाएगा, तो साथ ही आयोजन का प्रभार युवजन सभा उबैस अली को दिया गया है। आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव शुरू हो चुका है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हम यहाँ से प्रत्याशी 27 विधानसभा से, और हमने 395 बूथ हमारी विधानसभा में किए। लगभग पूरी विधानसभा में हर बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी हमने नई बनाने का काम किया है, पूरी बूथ कमेटी बना। इसके साथ कल से हम एक नया कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर कल से हर बूथ पर संवाद का कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसको नगर से शुरुआत देने का काम हमने किया है। ईदगाह से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसका प्रभारी हमने प्रगतिशील समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हमारे मजबूत साथी उबैस अली को बनाया है, और इनकी एक कमेटी बनाई है जिसमें यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शादाब नबी खां, नगर के अध्यक्ष रेहान अलवी, यूसुफ उस्मानी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव शाहनवाज खान समेत काफ़ी नौजवान साथियों बुजुर्गों को साथ लेकर एक कमेटी बनाकर इसकी शुरुआत की है। कल से ये कार्यक्रम शुरुआत होगी इसकी। हर मोहल्ले में रोज़ सुबह 10 से 5 बजे तक ये लोग बोर्ड बनाने का काम करेंगे, जो लोग नए जिनके बोर्ड अभी नहीं बने हैं, और हर बूथ पर एक यूथ अपॉइंट करने का काम करेंगे। देहात क्षेत्र में हम शुरुआत करेंगे, इसमें मैं भी मौजूद रहूँगा, नगर में भी वैसे मौजूद रहूँगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाऊँगा, तो इसमें नगर कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। देहात में अमरिया से हम शुरुआत करेंगे, एक बड़ा कैंप लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे, और जहानाबाद में भी। उसके बाद देहात में भी 395 बूथ पर हमारी पार्टी की कमेटी बनाकर और बोर्ड बनाने का काम करेगी, और नौजवानों को जोड़ेंगे। जिले में 4 विधानसभाएं हैं, कितनी विधानसभा में आपकी टिकट रिलीज होगी? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पिछली 18 तारीख को आपके बीच आए थे। टिकट शहर विधानसभा का वो मुझे प्रत्याशी बनाकर गए हैं, और किसी विधानसभा की सूचना अभी नहीं आई। आगे विधानसभा की टिकट क्लियर होगी क्या? इस बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाईकमान का फैसला। जिस तरह गठबंधन की बात की जा रही है उसको लेकर उसको किस नज़र देखते हैं? गठबंधन की बात हाईकमान का मामला, इस पर मेरा कुछ कहना नहीं। अभी शिवपाल जी जो है वो सपा के साथ जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, हम तो उनके साथ हैं, उनके हुक्म के पालन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में जाएंगे आप? क्या मैंने चुनाव बहुत से लड़ाए और कई चुनावों पर भारी भी रहा। इतनी पिछड़ी भी विधानसभा मैंने पूरे मंडल के अंदर नहीं देखी, जो पीलीभीत 127। यहाँ आज़ादी के बाद से मुझे लगता है जनता को ठगने का काम किया है। सड़कों का हाल खराब, शिक्षा बहुत पीछे है। अमरिया जैसी जगह में और जहानाबाद, पीलीभीत एक अच्छा बड़ा ज़िला है, उसके बाद यहाँ से शिक्षा के लिए 50 किलोमीटर दूर बरेली जाना पड़ेगा, तो इससे बड़ी बदनसीबी की बात पीलीभीत के लिए और क्या हो। दिल्ली की तर्ज पर होगा उत्तर प्रदेश का विकास। आम आदमी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के साथ बुलंदशहर में मीडिया से अपनी योजनाओं को साझा किया। बता दें कि यूपी चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नज़र है, जिसमें तीनों प्रत्याशियों के साथ पार्टी ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। इस दौरान क्षेत्र में बिजली पानी की आपूर्ति की दिक्कतों को दूर करने की बात को कहा गया, तो सूबे में शिक्षा के साथ बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बताया गया। आपके अनुसार पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और बुलंदशहर की 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें सिकंदराबाद से अजय यादव जी हैं, जयदेव निरंकारी जी जो खुर्जा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पार्टी ने बुलंदशहर सदर से चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है। तो एक तो पार्टी के इन सब प्रत्याशियों से सबको रूबरू कराने का, मुलाकात कराने का, और साथ साथ किन मुद्दों पर हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, इस सबको आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में लगातार
विफल होती रही है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न के मामले हों, उनमें लगातार वृद्धि होती रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर और दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए जो हमारी पहली गारंटी है, उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज इस चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मॉडल के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से के सहमति से संजय सिंह प्रभारी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लखनऊ में इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद बिजली के किसानों के तमाम पेंडिंग बिल माफ़ किए जाएंगे, खेती के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, 300 यूनिट तक जनता के लिए बिजली वो फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे। और एक सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली जो 7.5-8 रुपये तक की बिजली इस उत्तर प्रदेश में जनता झेल रही है, उससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो जनता में इसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जैसे ही हमारी ये घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के पेट में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री की जगह सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं, वो बाइट देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुए हैं। और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता लालची नहीं है, मतलब वो उत्तर प्रदेश की जनता को गालियां देने का काम उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल की गारंटी योजना है, जो केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में सफल मॉडल है, उससे बेहद घबराई हुई है। और वो जानती है कि केजरीवाल जी की सरकार जनहित में दिल्ली में काम कर रही है और वही मॉडल उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है। और हम लोग इस योजना को 100% लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जानते हैं कि हम इस पहले कदम से ही उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे दिल्ली के मॉडल को, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और ये पहली गारंटी, इसके बाद 2-3 घोषणाएं बड़ी और होंगी जनता के लिए। उसके बाद जनता आम आदमी पार्टी को पूरा अपना समर्थन देगी और निश्चित रूप से 2022 में एक बड़ा बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव, एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में निश्चित रूप से बनने जा रही है। इस बार चुनाव में किससे आप अपनी फाइट मान रहे हैं? सपा भी है, बसपा भी है, बीजेपी? हमारा मुकाबला उस जनता के साथ है, हमारा मुकाबला उन ताकतों के साथ है, उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण किया है, जिन्होंने किसानों को गालियां दी हैं, जिन्होंने बेरोजगारों पे अत्याचार किया है, उन पर लाठी डंडे पड़वाए हैं, जो महिला उत्पीड़न के मुकदमों को दाएं बाएं करने में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। साथ साथ जितने शिक्षा मित्र हैं, उनकी महिलाओं को, जो शिक्षक महिलाएं, उन्हें अपना सिर तक मुड़ाना पड़ा। हम उन सब लोगों की लड़ाई को लेकर जा रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के साथ, तमाम विपक्षी लोगों के साथ जो इनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर बलरामपुर में भाजपा नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद में कराए गए कार्यों को विस्तार से श्रम एवं सेवा योजन मंत्री ने मीडिया से साझा किया। तो जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताते हुए 10 निजी चिकित्सालय, 3 जिला स्तरीय चिकित्सालय और 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 22 चिकित्सालयों को आबद्ध बताया। इसी के साथ सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को समर्पित बताया। पत्रकारों के खुले में शौच के सवाल पर मंत्री जी खामोश हो गए, तो वहीं इसी के साथ सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने यहाँ मीडिया से साझा किया। ये विधायक बैठे हैं यहाँ पर, ये काम कर रहे हैं और इनके द्वारा काम हुआ है, और जो काम नहीं हुआ है तो मैं खुद इसकी जांच करूंगा, देखूंगा। माननीय मंत्री जी, भ्रष्टाचार के मामले में 4 विधानसभा में अवैध टैक्सी स्टैंड की वसूली होती है। इस पर कई सालों से डीएम साहब को कहा जाता है कि रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोका। कौन सी चक्की? अवैध टैक्सी स्टैंड। क्या अवैध टैक्सी स्टैंड के रूप में अवैध वसूली। टैक्सी स्टैंड जो है नगर पालिका द्वारा वसूली की जाती है टैक्सी स्टैंड की टैक्स के नाम पर। तो
नहीं तो ये आप लोग भी तो हैं, देखते हैं, आप मना नहीं कर सकते हैं। प्रशासन नहीं कर रहा है। क्यों? क्या आप पत्रकार हैं तो क्या आप मना नहीं कहीं बार खबर चलाया गया, हम लोग तो पूरे हम रोक नहीं सकते माननीय मंत्री जी, हम नहीं रोक सकते, हम तो खबर चलवा सकते हैं सिर्फ। नहीं, ये आप भारत के बलरामपुर में गाजे बाजे के साथ गणपति जी का विसर्जन किया गया। इस दौरान पूजा पंडालों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं लोगों ने पिपरा घाट पर धूमधाम के साथ भगवान का विसर्जन किया। विसर्जन यात्रा से पहले गणपति का विधि विधान से पूजन हुआ, तो वहीं अगले बरस आने की कामना की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान के भक्त नाचते गाते दिखे, तो साथ ही आराध्य को विसर्जित किया, तो वहीं लोगों में गजब का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक मरीजों की आंखों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस दौरान महंत इंद्रेश अस्पताल से 15 डॉक्टरों की टीम ने यहां परीक्षण किया, तो साथ ही दवाओं को वितरण भी किया। इस दौरान मोतियाबिंद की शिकायत पर मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाने की बात भी कही गई। बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह सीतापुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। इसी के साथ अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने मरीजों का हाल जानकर उनको फल वितरण भी किया। इसी के साथ खामियों को लेकर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही पत्रकारों से वार्ता के दौरान मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा, तो वहीं सांसद राजेश वर्मा के साथ अधिकारी व अन्य भाजपा नेता भी यहाँ मौजूद रहे। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस रायबरेली में और जिस अमेठी में इन लोगों ने अपने घर की सीट समझ रखी थी, वहाँ का विकास कार्य जरूर वो लोग देख ले। जब हमारी सरकार बनी है तो हम लोगों ने वहाँ पर काम कराया, और आज यही कारण है कि अमेठी से कहीं ना कहीं उन लोगों को उनके जड़ को उखाड़ फेंका गया है, और रायबरेली में भी अब वो चीज़ें होने वाली हैं। क्या लगता है 2022 में कितनी सीटें जो भाजपा को मिलेगी? 6 महीने बचे। देखिए, मैं आप लोगों को 2017 की याद दिलाऊंगी, जब इलेक्शन चल रहा था, इवन वोटिंग भी हो गया था, तो ये जो समीक्षात्मक जो चैनल्स पर जो बातें चल रही थी, उसमें किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की थी दूर दूर तक कि हम 300 से ऊपर सीटें लेकर आएंगे भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद सभी शॉक्ड थे। 2022 में भी वही होने वाला है, प्रचंड बहुमत के साथ हम आएंगे, और ऐसा बहुमत होगा कि आप सब हक्के बक्के रह जाएंगे। है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बता रखा है कि आए, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम कोई परेशान, उनके वजह से अगर लोग परेशान होंगे, तो कहीं ना कहीं जब जनता परेशान होगी, ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है, तो ज़रूर हम लोगों को फिर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। 2022 के लिए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि डीएम और ईवीएम से बच के रहें। क्या ये डीएम्स उनके कार्यकाल में नहीं थे? आज कोई डीएम बदल गए हैं, आखिर वही अधिकारी तो हैं जो डीएम बनते हैं, तो फिर वो सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं? और दूसरी बात, जब ईवीएम की बात करते हैं, तो क्या जब विधानसभा में उनके जो कैंडिडेट्स बैठते हैं, जो विधायक बैठते हैं, तो क्या वहाँ पर भी ईवीएम की गड़बड़ी है? तो मुझे लगता है पहले वो अपने विधायकों का जो आया है, उनका जो रिजल्ट आया था, उसकी जांच कराने, उसके बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।